जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन FAR 1 लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये सवाल होमवर्क में दिया था, ये ट्राई किया? कितने बच्चों ने ट्राई किया? अच्छा जी। अच्छा, सवाल के अंदर मसला सिर्फ ये था कि ये जुलाई से जून वाला साल था और कोई मसला नहीं था। ठीक है, तो मैंने बस एक साल की मतलब रीवैल्यूएशन वाले पहले साल की थोड़ी सी वर्किंग जो है वो आपके साथ डिस्कस बस कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई मसला उसमें होगा नहीं, होपफुली। तो यकम, लेकिन थोड़ा सा सवाल को पढ़ भी लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तफसील से बच्चों के साथ डिस्कस किया है पिछली क्लास में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मेरा इरादा था कि अगर टाइम बचा तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाने की बुनियाद डाल देंगे, लेकिन लकीली आपके लिए और अनलकीली मेरे लिए वो नहीं शुरू हो सका काम। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कल फिर नोट बनाएंगे। नोट यानी डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये वो चीज़ है जो आई कैप के अंदर पेपर के अंदर इस चैप्टर में से आती है। ठीक है ना, तो इत्तेफाक से वो इसी टाइम पे आ गया। अब ये तो नहीं कर सकते कि जो बच्चे आ रहे हैं या क्लास कोई खाना पूरी वाली क्लास तो है नहीं, ये क्लासेस इसीलिए ही कंटिन्यू की जा रही हैं कि हमारे पास टाइम कम है, आगे बड़ी ईद की भी छुट्टियां आ रही हैं, तो हमने सेशन को टाइम पे क्लोज़ करना है ना, इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लास बिल्कुल जो करवाना है वही करवाया जाएगा। तो जो कल वाली क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें नोट की बुनियाद डालनी है हमने, फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, और वो चीज़ है जो आई कैप में रेगुलरली टेस्ट भी हो रही है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे आएंगे वो यहाँ पर लाजमी, जो आ रहे हैं यहाँ पर जो है वो आएंगे, और जो घर बैठे हुए हैं वो भी आज का लेक्चर सुनते हुए ये जहन नशीन कर लें कि कल वाला लेक्चर भी टाइम से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और जो काम कहना है वो देखें। ये घर पे जाने वाले मारे जाएंगे अगर इन्होंने ये रोज़ का लेक्चर रोज़ ना लिया। तो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही है शाम को उसी दिन आप अपलोड करके आपको अवेलेबल किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि आप जब जुमे को तशरीफ़ लाएं तो आप हफ्ते तक के लेक्चर्स को सुन चुके हों। ठीक है, और हर लेक्चर अगले के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी चांस लेना, जो घर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल चांस ना लें। दूसरी बात, घर बैठे हुए बच्चों के लिए कि आपको जो ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अवेलेबल किया जा रहा है, अगर लेक्चर नोट्स की ज़रूरत हो, जैसे आज वाले लेक्चर में नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी वजह क्या है, कल वाले हैंडआउट का सवाल छोटा सा डिस्कस किया मैंने, और फिर टेस्ट 3 का क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है, तो वो तो ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं। बहरहाल फिर भी मैं टेस्ट अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे शायद कह रहे हैं कि टेस्ट अटैच कर देते हैं साथ, तो आपकी जो है वो जहाँ पे आपका लेक्चर अपलोडेड होगा उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपका ये लेक्चर भी लेक्चर नोट्स भी यानी टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख कर टेस्ट को डिस्कशन को सुन सकें। ठीक है, अच्छा जी, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज आ प्लांट फॉर 500 मिलियन ऑन यकम जुलाई 2010। अच्छा जी, द प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अगली लाइन जो है ये ज़रा पहली बार हमने देखी सवाल के अंदर, आई कैप का पास पेपर का सवाल है। ठीक है, पहली बार ये लाइन नजर आई, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं जी, शहजाद टेक्सटाइल। अच्छा आमिर भाई, ये जब मैं ऐसे हिलाऊंगा ये खड़खड़ हुई है, ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं आई, सिर्फ इसमें आ रही है? पक्की बात है, चले। अच्छा, वे ऑनलाइन वालों को तो नहीं जा रही ना ये खड़खड़, ऐसे ऐसे देखें ज़रा, नहीं हो रही, सिर्फ इधर आ रही है। खैर चले। अच्छा जी, HTML यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ये पता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है? बताया था आपको। पहले बात, रिकग्निशन 2 शर्तें पूरी हों तो एसेट रिकॉर्ड करो। फिर अगली बात, रिकॉर्ड करना है तो पहली बार किस पे करो? इनिशियल मेजरमेंट, कॉस्ट पे करो। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? बैलेंस शीट डेट पे क्या करो? मैंने कहा था स्टैंडर्ड ने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रहो, चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले। कॉस्ट मॉडल जो पढ़ते आ रहे थे, रीवैल्यूएशन मॉडल जो हमने 2 दिन पहले शुरू किया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि HTML यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। कितने बच्चों ने इसके ऊपर गौर किया? हाथ खड़ा करें। घर पे जब सवाल किया था कितनों ने गौर किया? ऐसे ही किया उन्होंने गौर। आप सबने बिल्कुल सही किया, इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? हमने कौन सा कोई 2 3 4 मेथड्स पढ़ लिए रिवैल्यूएशन के कि हम सोचें कि ये कौन सा वाला है? क्या बात, क्या कहा समझे? हमने कोई 2 3 मेथड्स पढ़े हैं कि हम सोचें ये कौन सा वाला मेथड है? हमने तो अभी तक सिर्फ एक मेथड ही पढ़ा है। जाहिर सी बात है उसी मेथड का ही होगा ये सवाल जो होमवर्क में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड
ये वही मेथड है जिसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही होती है उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्शन को ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में। इसको स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है एलिमिनेट कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को ख़त्म कर देते हैं ना, नील कर देते हैं। ठीक है भाई, टेस्ट रख दें, अभी इसके अंदर ना लगे मैं बात अहम कर रहा हूँ, रख दें बस, बाद में आगे बांट लीजिएगा, क्या हो गया है, रख दें। इधर मेरी तरफ ध्यान रखें जी, मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या है कि आपके एक्यूमुलेशन को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट अकाउंट में, यानी एलिमिनेट कर देते हैं, यही मेथड हमने पढ़ा है। ठीक है, एक और मेथड भी है ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, वो स्टैंडर्ड में मौजूद है, आईके की किताब में उसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ना कभी टेस्ट हुआ है, लेकिन हम क्लास के अंदर एक सवाल उसका भी कर लेंगे, पर एंड पे जाकर जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, या तो चैप्टर ख़त्म नहीं भी होगा, मतलब वो अगर नहीं भी किया होगा चैप्टर को क्लोज करके आगे चले जाएंगे और आखिरी दिन क्लासेस जो पढ़ते हैं रिवीजन क्लासेस उसके अंदर कर लेंगे, यानी कि करना हमने है सिर्फ एक सवाल उसका, वो भी सिर्फ एहतियात के दर्जे में रहते हुए आपको करवा दूंगा कि कहीं अगर परिचय में टेस्ट हो जाए तो आपको पता हो, वरना यही मेथड है जो आपका टेस्ट होता है। ठीक है, इसी को हमने सीखना है ज़्यादा। ओके, अच्छा, तो बहरहाल नेट इस तरह से भी लिखा होता है सवालों के अंदर, अब आप देखेंगे ना पास पेपर का सवाल लिखा होगा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं और जो है वो अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, और साथ ही ये भी लिख देते हैं वो दे ट्रांसफ़र इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ईच ईयर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये काम भी आप कर ही रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को ट्रांसफर करने वाला, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने वाला, रिवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री कर रहे होते हो ना, वो भी लिख के बता देते हैं। इन बातों से परेशान नहीं होना, जो काम कर रहे हैं वही यहाँ पे उन्होंने कहा। अच्छा, रिवैल्यूएशन 3 हुई हैं और तीनों साल के पहले दिन हुई हैं। साल के पहले दिन मतलब देखें साल इस तरह से था, 1 जुलाई 10 को साल शुरू होता है और 30 जून 11 पर ये साल जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर 1 जुलाई 11 को अगला साल शुरू होता है और 30 जून 12, ये ज़रा डेट से परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि 11 क्लोजिंग और 11 ही ओपनिंग बन रहा होता है, लेकिन ये देखो 30 जून और 1 जुलाई भी है। ठीक है ना, तो हमने ये वर्किंग इस तरह से कर ली, 1 जुलाई 10 पे एसेट ख़रीदा 500 का, 30 जून 11 पे एक साल डेप्रिशिएट होगा 50 रुपये, बुक वैल्यू आ गई 450। अब अगला दिन अगले साल का पहला दिन है 1 जुलाई 11, उस दिन एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस आ गया 125 का, और फिर उसको डेप्रिशिएट किया हमने रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ निकाली हमने 1 जुलाई 11 पे खड़े होकर, ऐसे ही किया था। अब जल्दी से ज़रा इसकी एंट्रीज क्विकली हम देख लेते हैं। पहले साल की एंट्री, पहली एंट्री जी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से। दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 50 से। साल ओवर, अगला साल आया, अगले साल के पहले ही दिन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम ट्रांसफ़र की एंट्री है। वो ट्रांसफ़र की एंट्री आपको वर्किंग में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वर्किंग तो ऑलरेडी बुक वैल्यू शो कर रही है ना, तो आप फिर इस एंट्री कैसे करते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। और कल आपको सिखाया भी था रीवैल्यूएशन के ऊपर, देखो पहले कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो फिर 1 जुलाई 10 से 1 जुलाई 11 के दरमियान जितनी डेप्शन है वो एक्यूमुलेटेड पड़ी होगी, उसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो एक ही नज़र आ रही है 50 रुपये। तो 50 रुपये की एंट्री आपने वर्किंग में नहीं आपको नज़र आएगी, आपने करनी ज़रूर है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट दिमाग में करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट हो गया ट्रांसफ़र। उसके बाद सरप्लस है तो सरप्लस की एंट्री कर देंगे, लॉस है तो लॉस की, तो क्या आ रहा है सरप्लस है। ये दूसरी एंट्री है, ये 12 वाले साल की, 12 वाला साल है, क्या बोला मैंने, ये क्या बात की मैंने, सॉरी, हाँ ये 12 वाला साल क्यों बोला इसको भाई, देखें शुरू 11 में हुआ, ख़त्म 12 में हुआ, शुरू 10 में हुआ, ख़त्म 11 में हुआ। ये 10 में शुरू होकर 11 में ख़त्म होता है, इसको 10-11 का साल भी कहते हैं, और टैक्स आप पढ़ रहे हैं इसको 11 वाला साल भी कह देते हैं खात्मे के एतबार से। जो 1 जुलाई 11 में शुरू हुआ 12 में ख़त्म हुआ, इसको 11-12 का साल भी कह सकते हैं, और इसको खात्मे के एतबार से सिर्फ 12 वाला साल भी कह सकते हैं। तो अगर कभी सवाल में ऐसे बोल दिया जाए तो परेशान तो नहीं होंगे ना, टैक्स पढ़ रखा है आप लोगों ने, टैक्स के अंदर आपने ये चीज़ अब देख ली हुई है, टैक्स ईयर होता ही 30 जून है, ठीक है ना। अच्छा, तो 12 वाले साल की पहली एंट्री नज़र नहीं आई, दूसरी एंट्री क्या की हमने, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, दोनों बढ़ रहे हैं, दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है। और चौथी एंट्री क्योंकि सरप्लस का बैलेंस नज़र आ रहा है तो इस साल के अंदर डेप्शन की 2 एंट्रीज होनी है, तो दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये लाल वाली एंट्रीज 12 वाले साल की हैं, 4 एंट्रीज करनी है, वर्किंग में 3 नज़र आई हैं, पहली एंट्री नज़र नहीं आई, ठीक है। ऐसे ही आपने कंटिन्यू किया होगा इसको, मैंने कहा था थोड़ा सा 1 जुलाई वाला सवाल है इसलिए डिस्कस कर दूँ इतना, ओके ठीक, चलो। अच्छा,
अब वैसे तो मैंने ये प्लान आपको बता रहा हूँ कि ये किया हुआ था, आज 29वां लेक्चर था कि मैं आपको नोट बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जिसको फिक्स एसेट स्केड्यूल भी कहते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट स्केड्यूल, नोट, डिस्क्लोजर, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की, कि यही तो आता है परिचय में, लेकिन ये आज शुरू नहीं करवा सका क्योंकि मैंने ज़्यादा बेहतर समझा टेस्ट 3 का क्वेश्चन 1 डिस्कस करना, क्योंकि बच्चों ने टेस्ट, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था टेस्ट? अच्छा, ये हाथ खड़े रखिएगा, हाथ खड़े रखिएगा, ज़रा हाथ नीचे करें, किस किसने अटेम्प्ट नहीं किया? क्यों? हाथ खड़े रखो, दोनों हाथ ऊपर करवाऊंगा, जल्दी बोलो, बोल ही नहीं रहे हो तुम जी। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया टेस्ट? अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? आपने किया अटेम्प्ट बेटा? ये फीमेल स्टूडेंट, आपने किया? हाँ, क्यों? आज के बाद टेस्ट, हाँ, टेस्ट वाले दिन अर्जेंट घर नहीं जाना पड़ना चाहिए, ओके, आइंदा से। अच्छा, तो ये तीसरा भी देना था। अभी कल होमवर्क दिया था, अटेम्प्ट किया था सवाल? चलें, बहरहाल टेस्ट के अंदर अब ज़रा बताएं, टेस्ट कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? अटेम्प्ट किया था, और क्वेश्चन 1 देखकर छोड़ दिया था, यानी क्वेश्चन 1 पे कितनों ने जोर आजमाई की थी, वो हाथ खड़ा करें। ये जितने बच्चों ने जोर आजमाई वाले बच्चों ने हाथ खड़ा किया है ना, मैं अभी सवाल सॉल्व करता हूँ, मैं साथ मार्किंग स्कीम भी लगाऊंगा, उनमें से बेशतर बच्चों का वो सवाल पास होगा। क्या मतलब? 16 नंबर का सवाल था तो 7-8 नंबर उनको मिल जाने हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जिन्होंने सवाल को देखा और हिम्मत करके उसको अटैम्प्ट किया, और जो सवाल देख के भाग गए भगोड़े बुजदिल, उनको कुछ नहीं मिलेगा। परिचय में भी ऐसे ही होना। तो मेरे टेस्ट मुश्किल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपको मुश्किल के लिए तैयार करना, मुश्किल से मुश्किल सवाल के अंदर आपको 50% मार्क्स लेने आने चाहिए, ठीक है। और इसकी आदत इंशाल्लाह 2 को टेस्टों में आपको पड़ जाएगी, ठीक है। 2 को दफ़ा फेल होंगे ना, तीसरी दफ़ा फिर आपको पता लग जाएगा। मेरा टेस्ट डिस्कशन जो होती है मेरी, जिस दिन टेस्ट होता है उससे अगले दिन का पूरा लेक्चर उस पर लग जाता है, क्योंकि टेस्ट में टफ बनाता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ कि आप लोग जो उसके ऊपर एफर्ट करके उसमें से पासिंग मार्क्स स्नैच करने वाले बन जाए, ठीक है। आई कैप के अंदर सारे सवाल ऐसे नहीं होते, आई कैप के अंदर आसान, मुश्किल और बहुत मुश्किल होते हैं। हम बहुत मुश्किल की तैयारी कर लेते हैं, अब आई कैप में आसान वाले आसान वाले सवाल जो हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं, एवरेज वाले, मुश्किल वाले भी आप अच्छे कर लेते हो अटैम्प्ट, और बहुत मुश्किल से भी आप पासिंग मार्क्स ले लेते हो, तो आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। चले, तो सवाल आज वाला डिस्कस करते हैं, कल वाले टेस्ट का, परसों टेस्ट हुआ बल्कि, ये इसको मैं ज़रा पहले मिटा लूँ, पिछली क्लास वाला काम जो है सारा। ओके जी, तो कितने बच्चों ने 20-25 मिनट जो इसके बनते थे, देखो ना, 40 मिनट का ये टेस्ट था, और आपका खैर से जो है वो दूसरा सवाल जो है वो 10 मिनट में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही है। तो ये जो 30 मिनट आधा घंटा था, ये कितने बच्चों ने ईमानदारी से लगाया, इस पर लगे रहे, खपते रहे, हाथ खड़ा करें। ये बच्चे देखिएगा, रिज़ल्ट अपना देख लीजिएगा, ये बच्चे इस सवाल के अंदर इंशाल्लाह पास होंगे। वो दूसरा सवाल बहुत ख़राब कर रहे हैं और फेल हो जाएं तो अलग बात है, वरना ये बच्चे पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें सवाल शुरू करते हैं जी। ओके, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तरतीब यही बताई हुई है आपको कि सबसे पहले क्या किया करेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट है राइट अप फॉलोइंग अकाउंट्स, मतलब बनाओ फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर 30 अप्रैल 15। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इस तरह से लिखा होता है ना, फॉर द ईयर 30 अप्रैल, इसका मतलब होता है ऐसा साल जो 30 अप्रैल 15 तक है, यानी जो 30 अप्रैल 15 पर एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो 1 मई 14 को शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 15 पे ख़त्म हो रहा है। ये बात समझ आती है? बात समझ आई? और वैसे भी आपको कहा हुआ है कि अगर इस तरह से साल हिल जाए कैलेंडर ईयर से तो लिख लिया करो अपने पास, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। सही है? ये बात समझ आई कि कोई नहीं आई? ओके, सही है। अच्छा, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आगे एक रूल का टॉपिक्स करेंगे, उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगी। इस तरह से जब लिखा होता है ना, फॉर द ईयर 30 अप्रैल, तो मतलब वो साल जो 30 अप्रैल तक है,
यानी जो 30 अप्रैल पे ख़त्म हो रहा है, ऐसे कभी लिखा हो 6 मंथ टू फलां डेट या 6 मंथ एंडिंग फलां डेट, उसका मतलब होता है कि वो 6 महीने जो इस दिन पे एंड हो रहे हैं, इस तरह से लिखा होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो समझ आ गई ये बात। अच्छा, अकाउंट्स बनाने हैं जी कौन कौन से? लॉरीज अकाउंट, मतलब एसेट, लॉरीज व्हीकल, ठीक है, यानी एसेट का अकाउंट बनाना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, यानी एसेट अकाउंट किस पे बन रहा होगा फिर? एट कॉस्ट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है, और फिर साथ में अगर डिस्पोजल्स हैं तो डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना है हमने। ये काम के आपको कोई 11 और 14, 14.5 नंबर इसके थे, और डेढ़ नंबर किसका था? शो हाउ लॉरीज अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट would be presented in CTL's statement of financial position as at 30 अप्रैल 2000। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? क्या बना दो? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो। इनकम स्टेटमेंट के नहीं मांगे उसने, सिर्फ किसके एक्सट्रैक्ट्स मांगे? हाँ, कि कैसे ये एसेट्स और एक्यूमुलेशन जो है वो नजर आएंगे किस में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो बेसिकली ये कह रहा है सवाल में कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो। कितने बच्चों ने एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे? कितने भूल गए थे? पहले देखा था एक्सट्रैक्ट्स बनाने, लेकिन एंड होते होते भूल गए थे। अच्छा, चलो शुरू करें जी फिर। तो हमारी रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सवाल के अंदर आते हैं तो वो कहता है चिंटू ट्रांसलाइन। एक छोटी सी गलती मुझसे रह गई थी जी, असल में ना ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का सवाल है। असल नाम इसका चिन्यो ट्रकिंग था, और ये एसेट्स के नाम थे बाओवन, काओवन, डाओवन, फाओवन, इस तरह से। तो मैंने थोड़ा सा उनको बदल दिया था, सिर्फ नामों को, ठीक है। नाम इसका कर दिया था चिंटू ट्रांसलाइंस, और नीचे एसेट्स के नाम बस बदल दिए थे। ये सवाल आई कैप की क्वेश्चन बैंक का सवाल है, आई कैप की किताब के अंदर से ये सवाल उठाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझसे गलती क्या एक रह गई थी, ये मैंने जो यहाँ पर ना एडजस्टमेंट नंबर सी के अंदर ये मैं चिन्यो ट्रकिंग ही लिखा रह गया था। इसको बेसिकली मैं करना भूल गया था, चिंटू ट्रांसलाइंस। ओके, सही है। अच्छा, तो ये सही कर लेंगे आप अपने अपने टेस्ट पर। चिंटू ट्रांस लाइंस, अच्छा ट्रांस आ गया, फिर मिटा देते हैं और दोबारा लिखते हैं, ठीक है जी। ये ज़रा मुझसे माजरत मेरी तरफ से, चिंटू ट्रांस लाइंस, ओके। अच्छा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, अब असल बात की तरफ आते हैं। क्या कहता है जी सवाल में? कहता है यकम मई 14, देखो इधर भी लिख लेते हैं, नीचे भी लिख लिया मैंने, ताकि जहाँ पे मौजूद हो ये साल हमारे पास लिखा हुआ मौजूद रहे। हमारा साल है इस सवाल के अंदर, हमारा साल है यकम मई, यहाँ पे करके लिखते हैं यकम मई 2014 पे शुरू हो रहा और 30 अप्रैल 15 पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसलिए लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें हमारे साल के अंदर ये आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है यकम मई 14 पर ये 3 लॉरीज हमारे पास हैं, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। यानी कि यकम मई 14 पे बस लॉरीज की यही डिटेल है, यानी यही टोटल लॉरीज है हमारे पास 3, यही मतलब है ना। और बोलो, और गिवन क्या है जी? ज़रा गौर से देख के बताएं, गिवन क्या है जी? रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, और कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एसेट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एसेट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ये तीनों लॉरीज हैं। इसके अलावा कुछ चौथी लॉरी यकम मई 2014 में हमारे पास मौजूद नहीं थी। थाउजेंड्स में क्वेश्चन का डाटा है, थाउजेंड में ही करेंगे, पागल थोड़े ही हैं कि मिलियन में करने बैठ जाएं। ये 3 सिफरें और आगे लगाएं, बाकी जिसने किया उसने किया, कोई मर्जी उसकी, ठीक है, लेकिन हम तो थाउजेंड में ही सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट, क्या है जी? एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है जी, ओके। अच्छा, अब एक मसला था, उसने हमें एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनाने का बोला था, लेकिन सवाल के अंदर डाटा सिर्फ गिवन है, एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है ये, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कहीं गिवन नहीं है, तो क्या करें? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लें जी, हमने कैलकुलेट करना था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हम कैलकुलेट कर सकते थे। आवाज़ सही आ रही है आमिर भाई ऑनलाइन वालों को, ठीक है ना? वैसे भी ज़्यादा तो आज उधर बैठे हुए हैं। अच्छा,
तो एक्यूमुलेशन कैसे निकलना था भाई, आपके पास जितने एसेट यकम मई 14 पर पड़े हैं उनकी डेट ऑफ परचेज भी गिवन है, उनकी कॉस्ट भी गिवन है, नीचे देखें आपको डेप्रिसिएशन मेथड भी गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। उसके बाद आपको 5 ईयर्स यूज़फुल लाइफ भी गिवन है। आप चाहो तो यूज़फुल लाइफ यूज़ करो, चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर लो रेट में। मैंने इसको रेट में इसलिए कन्वर्ट कर लिया था पिछली क्लास में कि ज़रा बोर्ड के ऊपर कम जगह घेरे, तो मैंने इसको 20% कर लिया था। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं, ऐसे ही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट कर दें या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ कर दें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। लेकिन मैं 20% रेट यूज़ कर लूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है, और अगर ना हो तो फिर भी मैं यही यूज़ करूँगा। ओके, सही है, 20%। अच्छा, अब हमें डेप्रिसिएशन मेथड भी पता लग गया, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पता लग गया, और अगली लाइन की बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी इसकी, इसका अगला हिस्सा कहता है लॉरीज आर डेप्रिसिएट ओवर अ 5 ईयर पीरियड, यानी इनकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, बाय विच टाइम, यानी कि उसके बाद 5 साल गुजरने के बाद दे आर अज्यूम टू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ईच। क्या मतलब, चाहे उसकी कॉस्ट जितनी भी है, चाहे वो जितने की मर्जी खरीदी है, लेकिन 5 साल यूजफुल लाइफ जब गुजार लेगी उसके एंड पर अज्यूम करते हैं हम कि हर एक की 1 मिलियन जो है वो रेजिडुअल वैल्यू होगी। सवाल ने आसानी की थी, रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन थी, ठीक है। अब ये पहले दो पॉइंट्स ए और बी और ये पहले वाला टेबल, ये 3 चीज़ें यूज़ करके हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखो छोटी सी बात थी, मैं टेस्ट से पहले ना ये नकल करवा सकता था, बूटी लगवा सकता था। मैं कह देता यार अगर कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो ना और कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो उसको उस दिन तक डेप्रिशिएट करके ले आओ, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। लेकिन उससे फिर आपका दिमाग ज़रा कम काम करता और मेरी तरफ से बूटी ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए एक दिन वेट कर लिया, पहले आपके ऊपर टेस्ट को फेंक दिया, एक चीज़ एकदम से आपके सामने आ गई, कुछ बच्चों का दिमाग काम कर गया, कुछ ने कहा नहीं नहीं भागो भागो हमें समझ नहीं आ रही। तो भागो भागो वालों को भी इस चीज़ पे लाना है कि थोड़ा सा गौर करें अगर, तो आपका सवाल हो जाता है, सब कुछ आपने किया हुआ होता है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल टेक्निकल पॉइंट यही था ओपनिंग एक्यूमुलेशन निकालना। उसके अलावा तो जिन्होंने 20 25 30 मिनट लगाए इस सवाल के ऊपर उनको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, एडिशन ऐड हो रहा है, डिस्पोजल सिंपल इस तरह से डाटा आ रहा है, फिगर्स लिख रहे हो एसेट अकाउंट में, एक्यूमुलेशन अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में, तो नंबर उनके अवेलेबल थे, उनके नंबर कहीं नहीं जाते थे, ठीक है ना। चलें, अब ये एसेट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 68, और इस डाटा को यूज़ करके, रेट्स को यूज़ करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी हमने निकाल लेना था, ठीक है। अब चलें रिक्वायरमेंट एड्रेस करते हैं। टेस्ट नंबर 3 है। अच्छा, टाइम बच गया तो फिर, क्योंकि अब अगला काम तो हुआ नहीं, वैसे पिछली क्लास में टाइम नहीं बचा इस सवाल को करते करते, बहरहाल अगर टाइम बच गया तो टेस्ट नंबर 2 और 1 में से भी अगर कुछ सवाल हुआ तो वो मैं ले लूँगा, लेकिन टाइम बचा नहीं था, ठीक है ना। ओके जी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जी, एसेट अकाउंट बनाओ, बल्कि वही नाम लिख दो जो उन्होंने लिखा हुआ है, लॉरीज अकाउंट बना लो, ठीक है, लॉरीज अकाउंट। तो इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन कंटिन्यू कर लेंगे कल मैंने ये टेस्ट इसलिए भी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कल रीवैल्यूएशन एक स्टेज पर खड़ी थी जिसको थोड़ा सा आगे चलाने पर रीवैल्यूएशन को हम कंक्लूड कर रहे थे तकरीबन रीवैल्यूएशन कल मैंने आपको पूरी करवा दी है, अब बस सिचुएशन बदला करेंगे, कभी ईयर एंड पे ले जाएंगे, कभी मिड ऑफ द ईयर ले आएंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई थी कल। तो इसलिए आज कोशिश करके, हिम्मत करके, जिस दिन से रीवैल्यूएशन स्टार्ट हुई है, देखो उससे पिछले वाला काम आप वीकेंड तक अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हो इस टेस्ट की तैयारी में, जिन्होंने तैयारी की, ठीक है ना। अब रीवैल्यूएशन उसके बाद से शुरू जो हुई है, हिम्मत करके आपने आज की क्लास के अंदर वो जितने सवाल रीवैल्यूएशन क्लास वर्क के होमवर्क में किए हैं ना, एक सीटिंग में बैठ के कर देना, क्योंकि ये टेस्ट वाला सवाल तो मैंने ईची बीची आज करवा के भेजनी है, आपको शायद करने की ज़रूरत भी ना पड़े, इसको ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन बाद कर लेना, फिर संडे पे कर लेना, एक दिन बाद आ ही रहा है, छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन कल की क्लास से पहले कोशिश करना रीवैल्यूएशन के सवाल रिवाइज करके आ जाओ, ताकि नोट बनाते हुए आसानी रहे आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो लॉरीज का अकाउंट बनाएंगे हम, और रुपीज़ इन थाउजेंड्स लेंगे, ये लिख लो ऊपर ताकि नंबर ना कट जाए, 48 नंबर ना आ जाए। अच्छा, ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है,
और अलग पड़ा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। अब कहाँ से बैलेंस मिलेगा ये तो अब बात की बात है ना, बस बनाना तो अलग है, सवाल ने कह दिया। अब सवाल ने कहा है तो उसने डाटा ऐसा दिया होगा कि हम इसको भी अलग बना सकें। ओके, तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। चलो शुरू करें सवाल। ओपनिंग डेट, भाई मैं इस तरफ जा रहा हूँ फिर भी आवाज़ सही है आमिर भाई, कोई चेंज तो नहीं आया अभी रिकॉर्डिंग की आवाज़ में? अच्छा जी, ओपनिंग डेट है 1 मई 2014। 1 मई 2014 पर एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो 1 मई 2014 ब्रॉड डाउन है 68,000, ठीक है। 1 मई 2014 पर एक्यूमुलेटेड डेफिन का ब्रॉड डाउन नहीं पता, ये निकाल लें। अब इधर देखो ज़रा, सबकी तवज्जो, साथ साथ नोट क्या करना है, एंड पे तस्वीर ले लेना, क्या हो गया समझना ज़रूरी है इस वक्त। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो परवाह नहीं थी, लेकिन चलो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये बहादुर 1 की डेट ऑफ परचेज है और 16,000 उसकी कॉस्ट है। आप डेट ऑफ परचेज यानी 1 जुलाई 11 से इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करो और 1 मई 14 तक इसको डेप्रिशिएट करके ले आओ, तो जितने साल की डेप्शन होगी वो 1 मई 14 पर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन होगी। बोलो, यही होगी ना। बहादुर 1 को हमने खरीदा 1 जुलाई 11 को, 1 जुलाई 11 से 1 मई 14 तक की इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन जो है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। बोलो, लेकिन एक एसेट का। ऐसे ही हम दूसरे की भी और तीसरे की भी एक्यूमुलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना सा पॉइंट था, कितने बच्चों को ये समझ आ गया था वैसे ऐसे करना है? माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त है हालात। बहरहाल वर्किंग 1 करते हैं जी हम। मैं निकालने लगा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एज ऑन 1 मई 2014, या इसको हम 30 अप्रैल 2014 भी कह सकते हैं, ऐसा ही है। चल, अब हमारे पास जनाब 3 एसेट्स हैं, तीनों को अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले है बहादुर 1, B1 लिख दूं इसको? बोलो, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिटेल्ड वर्किंग नहीं है। यही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो हर एसेट को अलग अलग वर्किंग करके एक्यूमुलेशन निकालनी पड़ती, डिटेल्ड वर्किंग। लेकिन ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 1 साल की डेप्शन निकालो, उसको जितनी लाइफ गुजर गई डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ सेल तक नहीं, डेट ऑफ परचेज से साल के पहले दिन यानी 1 मई 14 तक जितनी लाइफ गुजर गई उससे मल्टीप्लाई करो, एक्यूमुलेशन आ जाएगी उसकी। इसी तरह से तीनों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बहादुर 1 की बात करें तो कॉस्ट कितनी है बहादुर 1 की? 16,000 कॉस्ट है और रेजुअल वैल्यू -1,000 करनी थी। कितने बच्चे ये भूल गए? रेजुअल वैल्यू भूल गए? कोई नहीं भूला था यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। पिछली दफा तक का तजर्बा तो मुझे ये कहता था कि ये बच्चे काफ़ी भूलते थे। बहरहाल कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओवर 5 कर दें या इंटू 20% कर दें। ये आ गई हमारी 1 साल की डेप्रीसिएशन, ठीक हो गया जी। अब हमें इसको डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ परचेज ये कौन है जी? ऐसे 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 ना एक हेडिंग बना लेते हैं, डेट ऑफ परचेज और 30, डेट ऑफ सेल नहीं, 30 अप्रैल 14, जिसका मतलब 1 मई 14 भी है, ठीक है। अब 1 बाय 1 करते जाते हैं हम ऐसे। सबसे पहले बहादुर 1 ने किस दिन खरीदा था? 1 जुलाई 11 को, और ये 30 अप्रैल तक लाना है। अब 30 अप्रैल ईयर एंड है ना, तो 1 जुलाई 11 को जो एसेट आया, ये वाला 11 वाला अप्रैल तो गुजर गया ना, पहला ईयर एंड इसका आएगा 30 अप्रैल 12 पे। तो जुलाई 11 से शुरू करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने? 10/12, 30 अप्रैल 12 तक चला, फिर 30 अप्रैल 13 तक पूरा साल, 30 अप्रैल 14 तक पूरा साल। बोलो, 2.83 ईयर्स, ठीक हो गया जी। फिर 2.83 से इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 84
इतना आहिस्ता बोलना कि मुझे पहली बार में समझ ना आ जाए कहीं। 890। बाकी सारे क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? कैलकुलेटर्स निकाल के बैठे। कैलकुलेटर कैलकुलेट करें। कौन आंसर कौन कर रहा था? हाँ, एक वो मुलाजिम आंसर कैलकुलेट कर रहा है, अरे एक ये मुलाजिम यहाँ खड़े होकर लिख रहा है। बाकी सब मेहमानाने ग्रामी बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं क्लास को। जी सही है। 8490। ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दिया रिक्वायरमेंट में, यहां से उठ के उधर ही जाना है, उसने लिखा हो। आगे चलें। नेक्स्ट है जी क्रॉस 2। किस दिन खरीदा? यकम फरवरी 13 पर। लाना इसको भी 30 अप्रैल तक है, तो यकम फरवरी 13 वाला 30 अप्रैल 13 पे पहला ईयर एंड होगा। फरवरी मार्च अप्रैल 3/12, फिर 30 अप्रैल 14 तक 1 साल 1.25 ईयर्स। ठीक है, तो अच्छा ये 2.833 था, बोलो इसको 2.833 करो ज़रा। हाँ देखो, जिसने 8490 निकाला वो भी बिल्कुल सही है, जिसने 833 करके 8500 निकाला वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोल्यूशन के अंदर ना मैंने इतना तक निकाला हुआ था, तो इसलिए परेशान ना हो जाएं आप। जब सोल्यूशन आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन देखें, आप कहें जी ये क्या 8490 है और उसे 8500 है, दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। एक नंबर नहीं कट सकता इसके ऊपर, क्योंकि नंबर आपको मिलते हैं इसके, जिसने 2.8 लिखा उसको भी मिले, जिसने 2.83 लिखा उसको भी मिले, जिसने 2.833 लिखा उसको भी मिले। ये बस मैंने आपको ऐसे कहा हुआ है कि आप जो है ना 2 डेसिमल तक यूज़ कर लिया करें। तो जिसने 2 डेसिमल तक यूज़ किया उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं 3 सिर्फ इसलिए यूज़ कर गया हूँ कि ज़रा सवाल के साथ जो है ना वो मैच हो जाए, आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसके साथ, और कोई फ़र्क नहीं है। तो बार बार कह रहा हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, 8490 इज इक्वली करेक्ट। ओके जी। उसके बाद C2 आ गया जी। C2 कितनी है कॉस्ट इसकी? कॉस्ट कितनी है क्रॉस 2 की? 21,000 कॉस्ट। रेजल वैल्यू तो सबकी 1,000 है। ज़िंदगी आसान थी। ठीक है, यहीं पे वो ऐसी लाइन लिख देता। सोच रहा हूँ अगली बार टेस्ट में ऐसी लाइन कर दूंगा इसी सवाल के अंदर, मिसाल अगर देता हूँ तो, कि मैं यूँ लिख दूंगा रेजल वैल्यू इज़ 10% ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एसेट, ताकि हर एक की बदले, मज़ा आए। ठीक है, 16,000 वाले की रेजल वैल्यू 1600 हो, 21,000 वाले की 2100 हो, 31,000 वाले की 3100 हो, थोड़ा चेंज तो हो। ठीक है ना, लेकिन ये तो सवाल ही इतना आसान था। जिस मर्जी कॉस्ट वाला एसेट है 5 साल बाद उसने 1,000 का बिकना है। इतनी ज़िंदगी आसान थी यहाँ पे सवाल के अंदर जी। 21,000 कॉस्ट आ गई, माइनस 1,000 रेजल वैल्यू आ गई, इंटू 20% रेप्शन रेट आ गया, इंटू 1.25 ईयर्स जी, 5,000 आ गया। तीसरा है जी ड्रीम 3। यकम अप्रैल 14 को खरीदा 31,000 का। ड्रीम 3 कितना का जी? 31,000। बोलो, कॉस्ट माइनस 1,000 रेजल वैल्यू इंटू 20% रेट इंटू D3। किस दिन खरीदा भाई इसको? सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह। क्यों? इधर यकम अप्रैल 13 है, इधर यकम अप्रैल, तो यकम अप्रैल 14 है ये, और इधर 30 अप्रैल 14 है। ये देखो, यकम अप्रैल 14 है और 30 अप्रैल 14 है। कितने महीने? एक महीना 1/12। आंसर कितना आसान था, 0.083। चलो 0.083, ये सब ईयर्स हैं यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है ना, ईयर्स 4980। ग्रैंड टोटल बता दो। 500 ही लिख दें सर, कह रहे हैं 500 ही लिख दें, वो सही है। 500 कर दो, राउंड कर दो। ठीक है ना, फिगर अमाउंट को तो राउंड करना मसला ही कोई नहीं ना, फटाफट कर दिया करो। रेट्स वगैरह पे थोड़ी एहतियात किया करो। ठीक है ना, रेट्स को डेसिमल के बाद 2 तक डिजिट तक ले लिया करो जी। 14,000। अब जिन बच्चों का 13,900 इस तरह से आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती उसमें नहीं है, उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, ठीक है ना, राउंडिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक। बस ये काश अल्लाह आपको समझा दे। ठीक है, लेकिन आपको समझाना ऊँट को रिक्शे में बिठाना एक जैसा ही है। वर्किंग 1 14,000 ओपनिंग।
ठीक है, चलो जी, सही हो गया जी। इसके नंबर्स अब देखिएगा, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक हो गया। ये डेढ़ नंबर इधर आ गए, फिर इस टोटल को इधर पोस्ट करना एक कॉन्सेप्ट है, 0.5 इधर आ गया, यानी इतने से काम के 2 नंबर हैं टोटल में। और परेशान ना हो, ये भी 0.5 ले चुके हैं आप, इस सवाल से आपने उठा के यहाँ ओपनिंग लिखा, ये काउंटिंग है बेटा। तो डरने वाले नहीं चलते यहाँ पे, दिलेर लोग ही चलते हैं। जो सवाल देखते हैं उन्हें पता है कि हमने इसमें से पासिंग मार्क्स ले लेने हैं, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसके अंदर चीज़ें पढ़ी होती हैं। सवाल का हुजम देख के, अंग्रेज़ी देख के जिनकी हवा निकल जाती है ना, वो फिर अपना डिसीजन बदल लें, या दिलेर हो जाए या डिसीजन बदल लें। दिलेरी इतनी सी चाहिए कि सवाल सामने है, वो करना है उसको हमने, ठीक है ना। जो समझ में आए कर दो। देखो बात तो थोड़ी सख्त कर रहा हूँ, लेकिन फेल ही होना है तो कुछ करके फेल हो जाओ। क्या मतलब, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो जाएगा। और एक बात बता दूं, कुछ करोगे तो फेल नहीं होने लगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, क्लासेस पढ़ी होती हैं, टेस्ट दिए होते हैं, तैयारी की होती है। सवाल में जो चीज़ पढ़ी हुई है काफ़ी हद तक आपको वो आती है। अंग्रेजी वैसे जैसे कर ले, अप्रोच वैसे जैसे बदल ले, तो अनसीन सवाल आते हैं। इसलिए आपके टेस्ट इस तरह के हुआ करेंगे जो आपको तैयार करते रहेंगे साथ साथ। ओके, ठीक है ना। तो हिम्मत, आज देखोगे इस सवाल के अंदर आप देखोगे आपको मैक्सिमम मार्क्स पासिंग मिल रहे हैं। अच्छा, अब एक मज़े की बात और भी सुन लो, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए सिर्फ टेस्ट की डिस्कशन इस तरह से होती है मेरी। पहले 1-2 तो ज़्यादा डिटेल होती है, उसके बाद सवाल तो डिटेल्ड होता है, मार्किंग के ऊपर इतनी डिस्कशन मैं नहीं करता। स्टार्ट में इसलिए कर लेता हूँ कि आप देखो इस तरह से मार्क्स लेने आपने टेस्ट में, ताकि अगली बार सारे पासिंग मार्क्स लें। अभी देखो ज़रा, आपने ये फिगर गलत निकाली, ये फिगर सही निकाली, ये फिगर गलत निकाली, 0.5 मार्क मिल गया, एक कट गया। अब टोटल आंसर गलत आ गया। ये गलत आंसर भी इधर गलत लिख दोगे तो, क्योंकि पोस्ट किया है कॉन्सेप्ट को सही, ये 0.5 बिल भी मिलेगा। इसको कहते हैं अकाउंटिंग में गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। बात समझे हो? यानी आपकी ये फिगर गलत आई, आपकी ये फिगर गलत आई, आपको 0.5 मार्क्स मिल गए। अब जब ये 2 फिगर्स गलत हैं तो टोटल तो गलत हो गया ना। अब ये गलत टोटल को उठा के यहाँ लिखना, ये कॉन्सेप्ट है कि एक्यूमुलेशन का ओपनिंग जब क्रेडिट साइड पे आता है, ब्रॉड डाउन, ठीक है, तो ये लिखने के 0.5 मार्क्स फिर भी मिलेंगे। यानी कि 2 डेफिनेशन गलत हो गई, फिर भी इसमें आपके 2 में से 1 नंबर आपको मिल गया है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग में गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। तो इसलिए कोशिश करोगे ना आइंदा, जैसा मर्जी सवाल हो, कोशिश करोगे ना, जितना टाइम गिवन है पूरी ईमानदारी से ये जहन के ऊपर सवार किया करो कि टेस्ट नहीं है, आईक्यू का पर्चा और मैंने इसके अंदर पासिंग मार्क्स लेने हैं। ये प्रैक्टिस 2 से 3 टेस्टों में करोगे, इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स आपके मुश्किल से मुश्किल टेस्ट में भी आने लग जाएंगे। और नहीं करोगे तो फिर आईक्यू में बैठे होगे रो रहे। अच्छा चलें जी, लें भाई, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब आगे तो सवाल बहुत ही सिंपल है कि नहीं सिंपल जी। सी, बहादुर 1 was sold on 31 जुलाई 2014 for 3 million on cash terms. On 1 अगस्त 14, चिंटू ट्रांसलाइंस replaced it with a new lorry flying 4 for which 35 million was paid in cash. मुझे बताओ, ये एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है ना, ये एक्सचेंज है। आपकी क्लास के अंदर मैंने एक्सचेंज वर्सेस रिप्लेस की थोड़ी सी डिस्कशन की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आप उसी दिन, ये तो दिन भी बदल गया था, आपकी सहूलत के लिए आके अपने दिन बदला हुआ है, एक अगले दिन पे रखा हुआ है। मैं कहता हूँ उसी दिन भी हो, वो दुकान भी वही हो, ठीक है। पुराना एसेट बेचकर कैश जेब में आपने डाल लिया, नया एसेट खरीदा और सारा कैश पे किया, तो ये एक्सचेंज नहीं है, ये रिप्लेस है। पुराने का एडिशन, पुराने का डिस्पोजल अलग रिकॉर्ड होगा, नए का एडिशन अलग रिकॉर्ड होगा। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की ज़रूरी निशानी क्या है कि आप पुराना एसेट, नया एसेट खरीदते हो, बदले में पुराना एसेट देते हो, जिस वजह से नए की कीमत कुछ कम हो जाती है, क्योंकि पुराने वाले एसेट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता है दुकानदार, जिसको हमने ट्रेड इन अलाउंस कहा था। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की ज़रूरी निशानी है ट्रेड इन अलाउंस, जिसे एक्सचेंज अलाउंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये लिखवाया था, बात भी हुई थी। तो भाई ये बहादुर 1 बिका है और फ्लाइंग 4 आया है। फ्लाइंग 4 अलग से एडिशन और बहादुर 1 अलग से डिस्पोजल, ठीक है। तो पहले आसान नंबर ले लेते हैं। फ्लाइंग 4 35,000, 35 मिलियन का मतलब 35 मिलियन, मिलियन का पता है क्या होता है?
ये कायदा आई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ आई? 35 लाख, 35 मिलियन, ये 3,50,00,000 को कहते हैं, ठीक है ना? 35 मिलियन जिसके आगे 6 सिफरें हैं, हमने 3 सिफरें कॉमन ली हुई हैं, जहाँ जहाँ मिलियन आएगा आपने हज़ार में इस तरह से लिखना है, ठीक है ना? तो सही है, ठीक है। सवाल के अंदर डाटा बड़ा खूबसूरती से परेशान करने के लिए ऐसे दिया गया था कि ऊपर थाउजेंड्स में, नीचे मिलियन में, कोई एक तरफ जा सकते थे। 1000 ज़्यादा बेहतर मुझे इसलिए लगा कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए 1000 में कर दिया। आप मिलियन में भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फाइनल अकाउंट का सवाल तो अब है नहीं इस तरह से, लेकिन आगे कुछ हैं टॉपिक्स जिनके अंदर ट्रायल वगैरह जिस तरह से डिटेल आएगी जिससे सवाल करना है। तो मेरा मशवरा, जिस तरह से ये स्टार्टिंग डाटा दिया हुआ करेगा ना ट्रायल वगैरह में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो रुपीज़ उसके अंदर इस्तेमाल करेगा 1000 में तो आप भी 1000 में कर दें, मिलियन में करें तो आप भी मिलियन में कर दें, ठीक है ना? अदर इन्फॉर्मेशन को उस जैसा बना लिया करेंगे, ओके? तो 35 मिलियन का मतलब 35 3 zeros होता है, ठीक है? 3 zeros कॉमन लिए हुए हैं, तो 35 मिलियन को हम 35,000 कहेंगे, ओके? अब आगे मैंने डिस्कशन नहीं करनी इस बात की। तो 35,000 से एंट्री क्या होगी? फ्लाइंग 4 एंट्री, एसेट डेबिट, हाँ एसेट बोल दो, है तो लॉरीज का अकाउंट बना हुआ, ठीक है? लॉरीज सही कह रहे हो, लॉरीज डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है? तो एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 35,000 से, और ऐसे आपको समझाने के लिए F4 भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है जी? किस दिन? यकम अगस्त 2014। लो भाई, ये एंट्री को मुश्किल थी, बोलो 0.5 मार्क्स थे इसके भी। तो जो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा, देखो ये मत समझा करो ज़िंदगी भर, याद रखना कि जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती है ना, सारे नंबर पर्चे में उसी के हैं। हर एडजस्टमेंट के बराबर नंबर ही होते हैं। बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट हो तो उसके 1.5 नंबर हो जाएगा, अगर बाकियों का 1-1 है तो इतना फ़र्क होगा। अगर बाकियों का 1-1 है तो मुश्किल एडजस्टमेंट का 1.5 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओपनिंग लिखना भी कॉन्सेप्ट में बार बार कह रहा हूँ, उसके भी 0.5 मार्क्स है, देखो एडिशन के भी 0.5 मार्क्स है, ठीक है? तो हर कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये मत समझा करो कि जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती बस उसी के सारे नंबर है, ठीक है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर होते हैं, जो आपको आता है वो लिखो, उसके नंबर मिलेंगे। अकाउंटिंग में आखिरी आंसर के नंबर नहीं होते, हर स्टेप के ऊपर मार्क्स पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मिलते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हो, मार्क्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एडिशन हो गया रिकॉर्ड। डिस्पोजल जी, बहादुर 1 31 जुलाई 2014 को 3 मिलियन का बिका है। अब बहादुर 1 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम अपना डिस्पोजल करेंगे रिकॉर्ड उसी तरह से। डिस्पोजल का अकाउंट बना लें, डिस्पोजल का अकाउंट छोटे छोटे करके बना लो, छोटे छोटे करके, इतने भी छोटे नहीं बनाने, ऊपर लाइन मिटाने लगो जी। डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट में डेट्स नहीं लिखूंगा मैं, इजाज़त है? आप लिख लिया करो, मैं डेट्स नहीं लिखूंगा, ओके जी। डिस्पोजल कौन सा है जी? बहादुर 1 जी। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट जो है वो 16,000 है, तो 16,000 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने और डेबिट कर दिया डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा आपने? एसेट अकाउंट यानी लॉरीज, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ डेट लिख दो क्योंकि डेफिनेशन के लिए यूज़ होती है। किस दिन? 31 जुलाई 2014। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। थोड़ी सी जगह और जी। तो वर्किंग नंबर 1 तो ऑलरेडी हो गई है, 2 वर्किंग 2, accumulated depreciation of disposal। अपना क्या नाम है अपना? इसका अपना बहादुर भाई, बहादुर 1 को जो बेचा उसकी कंडक्शन निकालनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मौजें ही मौजें थी। रिड्यूसिंग बैलेंस में तो डिटेल्ड वर्किंग्स होती हैं। कितना आसान सवाल था ना जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्शन निकालेंगे। 16,000 कॉस्ट है माइनस 1,000, ये 1,000 जित बच्चे ना भूले होंगे बार बार, 1,000 की रेजुअल वैल्यू है तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर 5 ईयर्स या इंटू 20%। यह आ गई हमारे पास 1 साल की डेप्रीसिएशन। हमें चाहिए
सारी ज़िंदगी की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज क्या थी इसकी? 1 जुलाई 2011। ठीक है ना, वैसे तो यहाँ से यूज़ कर सकते थे लेकिन छोड़ो बस, ठीक है। 1 जुलाई 11 से डेट ऑफ सेल है 31 जुलाई 14, ऐसा ही है। अब 1 जुलाई 11 को आया तो थोड़ी सी हेल्प भी ले रहे हैं, तो 30 अप्रैल 12 तक कितने महीने चला? 10/12। फिर 30 अप्रैल 13 तक, 30 अप्रैल 14 तक पूरा साल, और फिर 30 अप्रैल 15 वाले साल में, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई। बड़े तसल्ली से काम करने वाला था क्योंकि साल जो है वो हिला जुला दिया गया था। ठीक है, तो आखिरी साल में कितने महीने? 3/12। टोटल क्या आ गया? 3.08 जी इंटू 3.083 इज इक्वल टू 9240। ठीक है, तो चल जाएगा काम जी। 9240 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ पर 31 जुलाई 14 पर डिस्पोजल अकाउंट और वर्किंग नंबर 2। ठीक है, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। बिका कितने का है? फॉर 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब 3 मिलियन 6 सिफरें, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 30 लाख। ठीक है, बस बार बार नहीं करना आप जी। 3,000, 3 मिलियन हम 1000 में कर रहे हैं तो तीन सिफरें कॉमन ली हुई हैं। ठीक है, 3000 में कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस इधर ही आ रहा है। लॉस ही खैर से लॉस है, गेन है, हमें क्या, हमें कौन सा उसने इनकम स्टेटमेंट का है बना दो। जाग रहे हो भाई? टेस्ट अटैम्प्ट किया था, कैसा हुआ था टेस्ट? देख लेना। अच्छा जी, आप फिर जिस दिन रिजल्ट है उस दिन मास्क लगा के ना आना जी। 376 ठीक। लो भाई, ये 924, कोई बात नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस आपने 3.08 लिखा होगा। चले, तो फिर इन्होंने 3.08 लिखा होगा। जिसने आंसर दिया उसने 3.08 लिखा है, बट ठीक है 3.08 कर दो, दोनों सही हैं। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, ये भी सही है। राउंडिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, बार बार कहता हूँ, बस थोड़ा ब्लंडरिंग नहीं करनी। अच्छा जी, अब देखें इधर ये सब चीज़ों के मार्क्स थे। ये 0.5, ये 0.5, इसकी कैलकुलेशन का 0.5। ठीक है, फिर मिला जुला कर इसके भी कोई एक नंबर के 1-1.5 नंबर इसका भी बन जाता होगा, 1 या 1.5 देख लेना, मार्किंग स्कीम स्टैंडर्ड जो गिवन है। ठीक है, अब ये काम तो सब ने ही कर लिया होना। क्या सारा सवाल सही करना इसके लिए ज़रूरी था? इंडिपेंडेंसी ट्रांजैक्शन थी और कई सवालों के अंदर ये ट्रांजैक्शन हम कई बार कर चुके थे। तो ये कितने नंबर बन गए देखो, कोई 1-1.5 नंबर उधर पड़ा है, तो 2.5 से 3 नंबर सिर्फ इसके थे डिस्पोजल। पूरी ट्रांजैक्शन की बात करें तो 3-3.5 नंबर इसके थे 16 में से। अब ये भी नंबर नहीं मिले होंगे, लेकिन मिले किसको होंगे? जो सवाल देख के भागा नहीं होगा, जो टेस्ट के अंदर बैठा रहा होगा और जो सवाल को पढ़ के जो मिलता गया होगा उसको करता गया होगा, ये नंबर उसी के लिए थे। ठीक है ना, और जो भगोड़े थे, जो बुज़दिल थे वो। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी ऑन 1 दिसंबर 14। ओए होए, नजर लग गई, क्या हुआ ये देखो अच्छा, ये बड़े मजे का एसेट था। फ्लाइंग 4 खरीदा भी हमने इसी साल, और फ्लाइंग 4 वाज इन्वॉल्व इन अ मेजर एक्सीडेंट, ये इसी साल के अंदर फौत भी हो गया। ठीक है, यानी इसका आना भी इसी साल में, इसका जाना भी इसी साल में। अब इसके ना, चलें यहाँ तो आसान काम है, डिस्पोजल तो रिकॉर्ड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में इसने बड़ी फनकारियाँ लगानी थी, जैसे ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करते हैं,
उसमें ओपनिंग में से इसने माइनस नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में पड़ा ही नहीं था। फिर ऑन एडिशन आपने लिख कर डेप्सिट कर दिया तो 4 महीने ही डेप्सिट होना था, वहाँ पे लिख दो, या ऑन डिस्पोजल में लिख दो, किसी एक जगह लिखना था, दोनों जगह भी नहीं लिखना था। ये दो बातें इसकी अहम थी, सवाल करता हूँ तो नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल हुआ क्या, 1 दिसंबर 14 को, इधर देखो, 1 अगस्त 14 को फ्लाइंग 4 आया था, 1 अगस्त 14 को फ्लाइंग 4 आया था, और 1 दिसंबर 14 को डिस्ट्रॉय हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं ले लेना, ठीक है, सिर्फ 4 महीने हमारे पास रहा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा था कि चलो ज़रा एंट्रीज कर लेते हैं, फिर सवाल की तरफ भी चले जाएंगे। एंट्रीज यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था अगर कोई एसेट एबनॉर्मली डिस्पोज हो तो एक एडिशनल चीज़ क्या आ सकती है, इंश्योरेंस कंपनी का आ जाना। ठीक है, तो हमने क्या जर्नल एंट्री सीखी थी, अगर आपको कुछ याद हो तो हमने कहा था जी एंट्री वही रहती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। कैश अगर इंश्योरेंस वाले दे दें तो वो डेबिट होता है, अगर ना दें तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अगर वो कह दें कि हम दे देंगे, पैसे दिए नहीं हैं, दे देंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट होता है। और एसेट लॉरीज कह देते हैं, लॉरीज अकाउंट क्रेडिट होना। ठीक है, अब ये जो हमने फ्लाइंग 4 खरीदा था, ये कितने का खरीदा था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है हमने, 35,000 का, 35,000 का। तो एसेट अकाउंट में से 35,000 को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, और कितने महीने डेप्सिट हुआ ये, सिर्फ 4 महीने डेप्सिट लेनी है, यही ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या अलग से वर्किंग करनी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 20% इंटू 4/12, क्या आंसर आता है, 22, इतनी जगह नहीं है अब मेरे पास जी, 22 लिख लेंगे वहाँ वर्किंग करके, 2267। ठीक है जी, अब आते हैं इधर, ये एंट्री में कर रहा हूँ, ये एंट्री में कर रहा हूँ 1 दिसंबर 14 पर खड़े होकर। एक पॉइंट था छोटा, इसमें मैंने कहा वो डिस्कस कर लूँ। ठीक है, अच्छा, अब ऑन 1 दिसंबर 14 flying 4 was involved in major accident and as a result was completely written off, मतलब कख नहीं पल्ले रहा उसके, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, पठान भी आज कोई नहीं है, सारे चले गए हैं के पी के वापस। ठीक है, वो बैठे हैं, तबाह दे भी बोल नहीं सकते। ठीक है, तो तबाह हो गई जी गाड़ी। ओके, द कंपनी वॉज एबल टू एग्री अ क्लेम विद दिस इंश्योरेंस कंपनी, आगे ना पढ़े, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगली बात ना पढ़े। ऐसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए ये लिखा, अभी मिटा दूंगा। कंपनी वॉज एबल टू एग्री अ क्लेम विद दिस इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹30 मिलियन। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने जाकर रोला डाला, उन्होंने कहा, रोने लगे, उन्होंने कहा वो मर गए, बर्बाद हो गए, हमें जो है वो हमारा जो एसेट है फ्लाइंग 4 वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस वाले ने कहा आपको ना हम 3 मिलियन मतलब 3,000 दे देंगे। ठीक है, 3,000 दे देंगे, 3,000 बोलो बोलो, 3,000 दे दिया है, 3,000 दे देंगे। ठीक है, 30,000, अच्छा 30,000, अच्छा 2267 को ऊपर ना कर लें जरा, 2267, अच्छा जी 30,000, 30 मिलियन है, मैं 3 मिलियन समझा जी, 30 मिलियन मैंने कहा हम आपको दे देंगे, डन हो गया जी। ओके, अब ये हमने किस दिन एंट्री पास की, जिस दिन एसेट डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको अनवील करता हूँ जी। वो कहता है कंपनी वॉज एबल टू एग्री अ क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी ऑन एंड, पहले एग्री किया, एंड ऑन 31 दिसंबर इट रिसीव्ड 30 मिलियन, मतलब हमारे साल में 1 महीने बाद पहले दिन उन्होंने क्या कहा, जिस दिन गए, अच्छा यार ले जाना आगे पैसे, हम एक्नॉलेज करते हैं, आपको दे देंगे। फिर 1 महीने बाद उन्होंने कहा आ जाओ ले जाओ पैसे, तो इस दिन एंट्री क्या करोगे आप, कैश डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, कितने से जी, 30,000। अब आसानी के लिए देखो, मेरा ईयर एंड क्या है, मेरा ईयर एंड क्या है,
ये यहाँ कहीं बनाया था, यहाँ कहीं बनाया था, नहीं बनाया हुआ, नहीं बनाया हुआ, अच्छा वो उस सवाल में था। मेरा ईयर एंड है जी, इधर देखें, ये यकम मई 14 से 30 अप्रैल 15, ठीक है जी। अब यहाँ कहीं पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ, बुक हुआ, और यहाँ कहीं पर वो रिसीव भी हो गया मेरे ही साल में। तो अगर मैं आसानी के लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का डेबिट होना और क्रेडिट होना, इसको अगर मैं लिफ्ट ही ना कराऊं, तो ऐसे ही है जैसे हमारे साल के दौरान ही कैश आ गया। अगर 30 अप्रैल के बाद कैश रिसीव होता ना, तो फिर मसला था, जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं उसमें मुझे करंट एसेट्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी शो करना पड़ता। लेकिन चूंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल स्टैंड हुआ और ख़त्म भी हो गया, तो फिर हम कैश भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर मसला ये होगा, आप कहोगे जी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करें। मैं कहूँगा डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर जिसने कैश लिख दिया वो भी सही है, जिसने यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम लिख दिया वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ओके। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, आप कैश लिख के जान छुड़ा लो। बहरहाल दोनों सही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों सही हैं, ठीक है जी। तो सवाल की तो वर्किंग हमने कर ही ली, लेकिन असल में जनरल एंट्रीज मांगी नहीं हुई थी, उसने हमसे अकाउंट्स मांगे हुए हैं, इसलिए एक और डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा। उड़ती हुई 4 के लिए, फ्लाइंग 4 जी। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इस जाने वाले एसेट की कॉस्ट से 35,000, वो बेचारा आया था चला भी गया, डेबिट कर देंगे। क्या देखा इस बेचारे ने भी, डिस्पोजल किस दिन जी, यकम दिसंबर है, यकम दिसंबर 2031 को तो पैसे दिए हैं इंश्योरेंस वालों ने, एसेट तो हमारे किताबों से यकम दिसंबर को निकल गया, ठीक है जी। और स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो फ्लाइंग 4 आसान ही था, क्योंकि सिर्फ 3 महीने की डेप्शन थी। बहरहाल एक्यूमुलेशन कितनी है जी, 35,000 कॉस्ट है, 35 ही है ना, माइनस 1,000 रेजुअल वैल्यू है, इंटू 20% रेट आ गया, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इंटू सिर्फ 4/12। क्यों, एक साल इसी साल में सिर्फ 4 महीने चला है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यकम दिसंबर को तो गया, तबाह दे। आंसर 2267, ठीक है जी। तो 22 कहोगे पहले निकाला हुआ था, हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मैं रिक्वायर्ड नहीं था ना, मैं ज़रा यहाँ पे सवाल पे इसलिए लिया। 2267 से एसेट अकाउंट को डेबिट करो, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। वर्किंग 3, यकम दिसंबर 14। स्टेप 3, रिकॉर्ड कर लो कैश आ गया है, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट 30,000। खैर से लॉस ही है, वैसे भी इंश्योरेंस वाले इतने पैसे नहीं देते कि आपको गेन हो जाए जी। बोलो कोई मुलाजिम लिखवा दे तो मुलाजिम लिख ले, बाकी तो सब एंजॉय करने आए। 27, हम दोनों ही हैं मुलाजिम मेरे ख्याल में, आखिर में क्लास के बैठा है और जो पहले क्लास के स्टार्ट में खड़ा है, बाकी सब में हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी है। शुक्र है आकर सर हम आ गए हैं, शुक्र करें, ये हमारा थोड़ा एहसान है आपके ऊपर, आ गए हैं हम। वैसे आपस की बात है, लाहौर की आबादी भी ईद के दिनों में इतनी ही रह जाती है। आप सारे लाहौर वाले जो भी हैं, आप ये नोट करते होंगे, जो लाहौर वाले हैं वो नोट करते होंगे, लाहौर की आबादी भी इतनी ही रह जाती है जितनी हमारी क्लास की रह गई जी। कितना, 33, ठीक सही है। अब ये डिस्पोजल तो रिकॉर्ड किया होगा, 2.5-3 नंबर इसके भी थे। तो हिम्मत करने वालों के आगे मंजिल होती है, जो डरपोक होते हैं, जो रास्ते पे चढ़ते ही नहीं है, वो तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, ठीक है ना। सवाल मुश्किल था, टेस्ट मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ नजर आ रहा था कि ये मुश्किल था, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की डीप डाउन जाकर इसको सोचने की। मैक्सिमम क्या होता, ये फिगर ना निकलती और भाई इसके ऊपर थोड़ा ही डिपेंडेंट थे बाकी मार्क्स, ठीक है।
तो आप 16 में से 11-12 नंबर फिर आसानी से ले सकते थे इसके अंदर, इतना आसान सवाल था। चेक करते हैं आखिरी ट्रांजैक्शन। जी बेटा एक्सक्यूज, वो तो अभी मैं पढ़ने लगा हूँ। पुराना गया, एक्सीडेंट हो गया, अब रूट पे गाड़ी तो चलानी है ना, ठीक है। तो हमने उसकी जगह यकम जनवरी 15 को, जब वो पैसे रिसीव हुए ना, यकम जनवरी 15 को होशियार 5 खरीद ली 41,000 की। तो ये सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो उसकी एंट्री करो, यकम जनवरी 15 है ना, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 41,000। इसमें क्या समझने वाली बात है, होशियार, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बिका नहीं है, बाल चलो होशियार 5, सिंपल एडिशन है। मसला है कोई? वो तो उस वक्त आपकी आंख लग गई होगी बेटा, वो बात तो बहुत दूर गुजर गई। वो मैंने ये कहा था कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल यकम दिसंबर को, जिस दिन एसेट तबाह हुआ तो इंश्योरेंस वाले को आपको दे देंगे 30,000, महीने बाद उन्होंने दे दिया 30,000। तो मैंने कहा ये रिसीवेबल बुक करके रिसीवेबल को रिसीव करने की बजाय बस कैश ही लिख लो, एंट्री कर लो, वही अकोमोडेशन डेबिट, कैश डेबिट और लॉरीज क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाओ। लेकिन मैंने ये एंट्री इसलिए पूरी नहीं की कि एंट्री मांगी नहीं हुई थी, डिस्पोजल अकाउंट बना के उसमें गेन लॉस निकाल लिया ना मैंने, ठीक है, सही है। अब इसी साल के अंदर रिसीवेबल आया, बुक हुआ और रिसीव भी हो गया, इसलिए मैंने कहा आप डिस्पोजल अकाउंट के अंदर चाहे कैश लिखो चाहे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखो, दोनों ऐसे बच्चों को नंबर मिल जाएंगे, मसला कोई नहीं है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर कोई रिसीवेबल नहीं रिकॉर्ड करना, दिखाना आपने, क्योंकि ये एंड हमारा 30 अप्रैल है, उस वक्त कोई रिसीवेबल नहीं है इंश्योरेंस वालों से, ठीक है। तो 41 तो उससे बाद की बात थी, तो जागते रहना पुत्र, साढ़े तो न रहना। ड्यूरिंग मार्च 15, अच्छा आसान सवाल है कि नहीं है? ऐसे नहीं लग रहा कि आज टाइम ज़ाया कर दिया हमने, हाँ टाइम ज़ाया किया आज हमने, लेकिन मैं ये टाइम ज़ाया नहीं समझता हूँ, आप लोगों को भी नहीं लग रहा, चलो शुक्र है, अच्छी बात है। मैं बेसिकली पहले लेक्चर के अंदर, ये पहले टेस्ट की डिस्कशन के अंदर मार्किंग स्कीम पे बहुत ज़ोर देता हूँ, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि बेटा पूरा सवाल आपको आता होगा, सही आता होगा, ये ज़रा मुमकिनात में से नहीं है। आप 100 सवाल करके जाएंगे, पर्चे में 101वां आएगा, तो उस 101वें की तैयारी आपने ये इस तरीके से करनी है, टेस्ट मुश्किल होगा। पूरा सवाल सही करने की ज़रूरत ही किसको है, मतलब कोशिश तो पूरे को सही करने की करनी है, लेकिन आज से कुछ 4-5 साल पहले एक मीटिंग के अंदर, आईकैप की मीटिंग के अंदर गए, तो उन्होंने कहा बच्चे को ये समझ ही नहीं आती है कि अगर हर सवाल आधा सही कर लें तो हम पास हो जाएंगे। हर सवाल पूरा सही करना ज़रूरी है ही नहीं, हर सवाल में से पासिंग मार्क्स लेते जाओ, सारे सवालों में से 50% से ऊपर मार्क्स है तो टोटल में भी 50% से ऊपर मार्क्स है। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आती है। तो पूरा सवाल आपको सही आता होगा ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़े हो गए हैं आप, वो पीआरसी वगैरह, वो एफएससी मैट्रिक, वो गुजर गई हैं कहानियाँ। यहाँ पे सवाल आपके सामने है, बस है आपने उसको करना है, जितना आता है कर दो, ठीक है। ये कैसे मुमकिन है कि आपको क्लास के अंदर जो सवाल करवाऊँ आईकैप में भी वही सवाल आया हो? इसीलिए मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि ये फीलिंग आपको यहाँ भी आती रहे कि क्लास के अंदर जो करवाऊँ उससे 1-2 स्टेप्स आगे आपका टेस्ट चलता रहे, ठीक है। तो कोशिश करते रहना है आपने। आप देख रहे हो सवाल आसान था, अब आपको दुख हो रहा है कि हम थोड़ी सी ज़रा हिम्मत करके सवाल करते तो हमारा टेस्ट पास होता। लेकिन यही एहसास आपको दिलाना है आईकैप के पर्चे में जाने से पहले। हमारा मकसद कतन नहीं है कि यहाँ पे हम टेस्ट के अंदर जो है वो फुल मार्क्स ले लें, वाह 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 वाह, मेरी भी हो जाए आपकी भी हो जाए और सब खुश हो जाए और आईकैप के पर्चे में ठुस, फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो आईकैप के पर्चे तक आपको तैयार करना है, इसके लिए मेरी कोशिश यही है। आपने आईकैप के पर्चे का इंतजार नहीं करना, आप अगले ही पर्चे से तैयार हो जाएं। आपकी कोशिश हो, आप फेल नहीं कर सकते हमें, मेरी कोशिश तुम पास नहीं हो सकते, बस इस लड़ाई के अंदर सेशन ख़त्म कर लेंगे, इंशाल्लाह पर्चा आईकैप कभी पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यही प्रैक्टिस करानी है ना बेटा। अब मैं कोई जमांदरू तो नहीं सीख के आया था अकाउंटिंग, तो भी मैं भी पढ़ते पढ़ते उस्तादों से प्रैक्टिस करते करते फिर यहाँ तक पहुँचा हूँगा, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह मंजिल पे पहुँच ही जाएंगे। आप पहली बार ज़िंदगी में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बड़ी बात है कि आपको इतना भी आता है। आप वो पहला दिन तो याद करें अकाउंटिंग का, जिस दिन आप आए थे तो आपको ये भी नहीं पता था कि एसिड क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो अल्लाह की नेमत का शुक्र करेंगे, अल्लाह उसको बढ़ाएंगे, शुक्र करते रहो। अल्लाह ने इतने काबिल भी किया है तो इंशाल्लाह उस काबिल भी अल्लाह ही करेंगे कि ट्रांजैक्शन पढ़ोगे समझ आएगी, लेकिन उसके लिए मेहनत कोशिश की ज़रूरत है, एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ड्यूरिंग मार्च 15 CTL decided to exchange the lorry bought on 1st April.
14, ये ड्रीम 3 को एक्सचेंज करने का सोचा है जी, ठीक है। अच्छा अब लिखा हुआ था, सॉरी, रजिस्टर नंबर ड्रीम 3 विद अ न्यू लॉरी, इट वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 अप्रैल 15, मार्च 15 में डिसाइड किया है और मार्च 15 में रिकॉर्ड कर देंगे। फैसला किया था एक्चुअल में अमली पजामा, जामा नहीं पजामा किस दिन पहनाया, 1 अप्रैल। तो हमारी ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारा ड्रीम ख्वाब जा रहा है और जज्बाती आ रहा है। फिर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, निशानी क्या है, CTL एग्रीड अ परचेज प्राइस ऑफ 26 मिलियन फॉर जज्बाती। जज्बाती कितने में तय किया कि आपसे लेंगे हम, 26 में। द टर्म्स ऑफ विच वर 20 मिलियन एज पार्ट एक्सचेंज अलाउंस फॉर द ओल्ड लॉरी, और ड्रीम के हमें उसने कहा 20 में रख लूंगा, एंड द बैलेंस बकाया टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश, ठीक है। अब मसला क्या था, ये भी छोटी सी बात, सवाल छोटे छोटे सवालों के अंदर बात बताई जाती है आपको क्लासेस के अंदर, वही पर्चों के अंदर सवाल आए होते हैं, ठीक है। क्या बताया था आपको, हमें नए की कॉस्ट चाहिए और हमें कैश पेड चाहिए। अगर सवाल के अंदर ट्रेड इन अलाउंस दिया हुआ हो, जो कि इस सवाल के अंदर कितना था 20 मिलियन, तो ये जनरल एंट्री में यूज नहीं होता। हाँ, इसको यूज करके हम जो मिसिंग हो कैश या कॉस्ट में से वो निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू तो 26 मिलियन अवेलेबल थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू 26 मिलियन थी, लेकिन कैश पेड अवेलेबल नहीं था सवाल में, तो हमने निकाल लेना था। कैसे जी, याद है कुछ, कैश पेड निकालते थे हम, कॉस्ट ऑफ न्यू यानी 26,000, बोलो, माइनस ट्रेड इन अलाउंस 20, तो कैश कितना पे करोगे, 6,000, 6 मिलियन। बात समझ आई, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ये भी पूरी होती है। चलो फटाफट कर लेते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद 1 अप्रैल 14 पे। कितनी कॉस्ट है जी ड्रीम की, 31,000 क्रेडिट किया आपने, इसको डेबिट कर दें डिस्पोजल एक्सचेंज वाला, ठीक है ना जी, ये एक्सचेंज वाला डिस्पोजल है, बस लिख लें जी। 31,000 लारियां वाला अकाउंट डिस्पोजल, ठीक है। नेक्स्ट, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, ये बड़ा आसान है, जरूरत तो नहीं थी, बहरहाल चलो 1 साल की जो डेप्शन है सीधी सीधी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं जी। 31,000 माइनस 1,000 इंटू 20%, 1 अप्रैल 14 को इसको खरीदा था हमने और 1 अप्रैल 15 को बेच दिया, तो एग्जैक्टली 1 साल है, इंटू 1, आंसर इज 6,000। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते थे। 6,000 से एक्यूमुलेशन को डेबिट करें और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दें, ठीक है, और सही है। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड करें। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ज़रा सब्र के साथ, आने वाले एसेट का आना भी रिकॉर्ड कर लो। 26 मिलियन से एसेट अकाउंट को डेबिट करो तो यानी 26,000 से जज्बाती कैश लिख दूं यहाँ पर, नहीं 26 कैश नहीं गया, इसलिए यहाँ पर कैश लिखना गलत होगा ना। 26 तो कैश पे नहीं किया, एडिशन से भी बेहतर, अब तो बड़े हो गए, क्या हो गया यार, लिखो डिस्पोजल, पता है आपको ट्रांजैक्शन का हिस्सा है इसलिए डिस्पोजल लिखा, तो क्या हुआ, ठीक है, जज्बाती 6। हाँ, ब्रैकेट में लिखना अपने लिए लिखो, पर्चे के लिए इतना काफ़ी है, ट्रांजैक्शन इतनी हो गई पूरी, ठीक है ना। अपने लिए लिखना तो लिखो, एसेट अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर भी आपने लॉरीज लिख लिया। न्यू ओल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यू ओल्ड आपके लिए लिखवाता था, पर्चे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेट बता दो, 1 अप्रैल 15। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश पे हुआ है तो कैश क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, और इधर देखो 26,000 माइनस 20,000, ऐसे निकला है ना कैश, यहीं पर शो कर दो, अलग से वर्किंग क्या करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ही होना है इसमें भी। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस इत्तेफाक हुआ इधर भी जी। बताना पसंद करेंगे, 5,000। अब क्या रह गया जी, बस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, सवाल ख़त्म है।
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसे 1 मिनट की बात है, आसान ही बड़ा है। ये मिटा रहा हूँ, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, गिन लिए वहां पे लिखे हुए हैं आगे। ये जरा इंपॉर्टेंट वर्किंग है, जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने लगा हूं मैं। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल होता है ना, वो नहीं लिखते होते, टाइम ज़ाया होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बोलो। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी? 68,000। ये 3 एसेट्स हैं टोटल में, ड्रीम, केड़े केड़े सी, बहादुर, ड्रीम और क्रॉस, ठीक है ना। ये 68,000 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स आ गई। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 16,000, ये कौन सा है? बहादुर। और 35,000, 35,000 नहीं, ये गलती नहीं करनी थी। यहां डिस्पोजल को देख के फटाफट आदत पड़ी हुई थी, यहां से लिखते थे आप, यहां से कॉस्ट लिखते थे। नहीं भाई नहीं, ये फ्लाइंग है, फ्लाइंग। ये कौन है? फ्लाइंग 4। ये फ्लाइंग 4 ओपनिंग में पड़ा ही नहीं था, 68 में नहीं था, ये इस साल आया और इस साल निकला, इसलिए ओपनिंग में से इसको माइनस नहीं करना था, ठीक है। अच्छा, अब 3 थे, 3 में से 2 निकल गए, बाकी कितने बच गए? 1। इस 1 की रेजिडुअल वैल्यू कितनी बनती है? 1000। ये माइनस करनी थी। ये आ गई कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुने। मिसाल के तौर पे यहां पर 3 पड़े थे, 1 बिकता, रह कितने जाते? 2। तो फिर यहां माइनस क्या करते? 2000। ये बात समझे हो? कोई भी ना बिकता, तो 3 पड़े थे, तो यहां से माइनस क्या करते? 3000। 1 बिक जाता तो 2 की रह जाती, 2 कॉस्ट पड़ी है तो रेजिडुअल वैल्यू 2 की माइनस करते। 2 माइनस हो गए, रह कितना गया? 1 ही रह गया, तो 1 की रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन, ठीक है। कितना आता है? 4000। ये समझ आई है बात? ओके, यही मुश्किल बात थी। उसके बाद ऑन जी, फ्लाइंग क्यों आए बेटा? फ्लाइंग क्या ओपनिंग में पड़ा है? क्या आप ओपनिंग में से निकाल रहे हो उसको? खुदा को खौफ करें जी। सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले ही बताया आपको, ठीक है। क्या क्रॉस ये निकल रहा है ना 31,000 है? किसने कहा पड़ा हुआ है? क्रॉस 2 ये बिका है, यकम अप्रैल को, यही तो बदला हमने, एक्सचेंज किया है, चला नहीं गया। तो क्रॉस भी बिका है यार कहीं पे। अच्छा, तो वही रह गया होगा यार, मैं बोलने में गलती कर रहा हूं, लेकिन 16 और 31 तो ठीक है ना, 21 रह गया है। मसला क्या है? मैं जरा ऊपर नीचे कर गया हूं। ओके, 2 बिक गए, 1 रह गया, ठीक है। नाम जो भी है उनका, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन, बोलो बोलो बोलो। 35,000 वाला आ गया, ये कौन है? फ्लाइंग, ठीक है ना। फ्लाइंग 4 ऐसे ही लिख दिया आपके लिए जी। 35,000, ये -1000 वाला बड़ा जबरदस्त काम था इस सवाल में जी। इंटू 20% इंटू 4/12 जी, 2267। उसके बाद फिर 41,000, वो होशियार आ गया, -1000 जी, इंटू 20%। और ये आया है यकम जनवरी 15 को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4/12 जी, 2667 ना कर लें। नेक्स्ट क्या है? जज्बाती आ गया, 26,000 -1,000 इंटू 20% इंटू जज्बाती आया यकम अप्रैल को, 30 अप्रैल को ईयर एंड हो गया, 1/12 417। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स कितने हैं? 2। आप हो गए 3। मैंने कहा नहीं, ये फ्लाइंग 4 या इधर लो या इधर लो, ठीक है। अगर यहां पर ले लिया है तो फिर यहां पर फ्लाइंग 4 की डेप्रिसिएशन मत ले लेना इस तरह से, तो फिर ये 8 महीने डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। इधर क्यों नहीं ले रहे हम इसको? क्योंकि यहां पर ले लिया। किसी एक जगह ले सकते हो, दोनों जगह सही है। ओपनिंग में से माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ओपनिंग में पड़ा नहीं था। दोनों में से किसी एक जगह क्यों माइनस करना है? क्योंकि टोटल 4 महीने, दोनों में से किसी एक जगह डेप्रिशिएट क्यों करना है? क्योंकि 4 महीने से ज्यादा डेप्रिशिएट हम कर नहीं सकते, 2 जगह नहीं करना था, ठीक है। चलो, तो रह गया फिर जज्बाती, क्या नाम है पहला?
16,000। अपना दोस्त क्या था पहला, और ऐसे ही नाम बोल रहा हूँ मैं, ज़रूरत तो कोई नहीं है जी। इंटू 20% जी, इंटू 3/12। क्यों भाई, यकम मई से शुरू हुआ, मई जून जुलाई, 3/12 जी। 150। नेक्स्ट, नेक्स्ट 31,000 वाला माइनस 1,000, ठीक है, इंटू 20% इंटू 11/12, क्योंकि वो 1 अप्रैल को बिका है जी। 5500 टोटल। इधर देखो, सुन लो, अब ये टोटल आएगा इधर, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल आएगा, इस टोटल को यहां लिखोगे, वर्किंग 5 वाला टोटल लिखोगे, फिर क्या करोगे, क्लोजिंग। ये तो कर सकते हो ना, यहाँ पे भी क्लोजिंग निकालोगे। इन दोनों क्लोजिंग्स को बैलेंस शीट के अंदर जाके नेट करके प्रेजेंट करोगे। डेट नंबर इसका भी था, कॉस्ट लिखने का लेस अक्यूमुलेशन लिखने का इज इक्वल टू बुक वैल्यू लिखने का। सोल्यूशन देखो ज़रा, नंबरिंग देखो ज़रा, ऐसे आसान टेस्ट होते हैं। ये देखें, ये देखें, ये डेट नंबर पड़ा हुआ है, लॉरीज की कॉस्ट, क्लोजिंग लेस क्लोजिंग और क्लोजिंग बुक वैल्यू, डेट नंबर, और ठीक है। चलो ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर डिस्क्लोजर बनाना शुरू करेंगे, ज़िंदगी रही तो। आज आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, और कोशिश ये करनी है कि आप आज जो है वो रिवैल्यूएशन के जितने सवाल किए हुए हैं उन्हें ज़रा रिवाइज़ कर लें, ठीक है। एटलीस्ट आखिरी लेक्चर वाला सवाल ही कर लें तो सारा कुछ ही रिवाइज हो जाएगा। अच्छी तरीके से रिवीजन करके आइएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।